अभी का टॉपिक अकबर है ना। मध्यकालीन भारत का मुगल काल का क्लाइमेक्स अकबर। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो पहले भी हम बताया कि अकबर का जो लिटरल मीनिंग होता है वो ग्रेट होता है, लेकिन अकबर अकबर नाम कॉमन लोगों ने प्रचलित कर दिया, लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उसका मूल नाम है। पहले बताया था उसका जन्म प्रोबेबली 15 अक्टूबर 1542, 15 हो या 16 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ। अमरकोट जो है वर्तमान के सिंध में, अमरकोट यहाँ राणा बिरासल हुमायूं राणा बिरासल के यहाँ शरण लिए हुए था और यहीं पर अकबर पैदा हुआ 15/16 अक्टूबर 1542। अमरकोट के राजा राणा बिरासल ने हुमायूं को शरण दे रखा था और जब शाह अरगुना के खिलाफ हुमायूं अभियान पर था तो उसे खबर मिली कि अकबर पैदा हुआ है और उसी समय इसकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम है ना। और हुमायूं की स्थिति इतनी खराब थी कि अपने समर्थकों में बांटने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तो हिरन का क्या बोलते हैं उसको, कस्तूरी उसने अपने समर्थकों में बांटा। तो कहा जाता है कि जो हिरन का कस्तूरी होता है उसका सुगंध अनलिमिटेड एरिया तक जाता है। तो लोगों ने आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से ये कस्तूरी का सुगंध असीमित क्षेत्र में जाता है, उसी तरह से नौजन्मे राजकुमार की ख्याति भी वैसे ही जाए। कभी कभी जब आदमी कुछ करता है तो वो आशीर्वाद लग जाता है लोगों को, इसलिए इतिहास में ये इम्पोर्टेंट बात कहा जाता है कि हाँ अकबर को ये बात लगी और जब हुआ तो फिर इतिहास में नाम कर गया। जिस पीरियड में हुमायूं भाग रहा था, हुमायूं ईरान गया, इधर उधर भटक रहा था, तो ज़्यादातर समय कामरान की पत्नी के साथ अकबर का बीता है। बचपन में अकबर बहुत मुश्किलों में रहा, हालांकि चाचाओं के साथ ही ज़्यादा रहा, अस्करी के साथ रहा। और 1545 में जब हुमायूं ने काबुल पर कब्जा किया तो बाप बेटे का रीयूनियन हुआ। 1546 में हुमायूं जब बदख्शा अभियान किया तो कामरान ने फिर हुमायूं के साथ इधर उधर किया। तो उस समय कामरान ने फिर से काबुल पर अधिकार कर लिया और अकबर को अपने गिरफ्त में ले लिया। कहा जाता है कि जब हुमायूं ने काबुल पर हमला किया तो कामरान ने अकबर को किले के गेट पर टांग दिया ताकि हुमायूं अगर हमला करे, तोप चलाए, कुछ भी चलाए, तो अपना बेटा को देख के और अपना आक्रमण रोक दे। लेकिन हुमायूं ने किसी तरह कामरान को पराजित किया। फिर पूरे एरिया पर कब्जा हुआ और उस पीरियड में हुमायूं ने अकबर को पहली बार गजनी का गवर्नर बनाया। तो पहला जो ऑफिशियल अपॉइंटमेंट है अकबर का वो है गजनी का गवर्नर एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में, जहाँ बच्चे नाम पोछते हुए घूमते रहते हैं। 9 साल की उम्र में अकबर गजनी का गवर्नर बनता है। तो आप सोचिए कि 9 साल की उम्र में आप क्या करते। इसी समय क्या हुआ कि हुमायूं के लड़ते हुए हिंदाल जो उसका भाई था वो हुमायूं के पक्ष में रहा और 1551 में हुमायूं के लिए युद्ध लड़ता हुआ हिंदाल की मृत्यु हो गई। हिंदाल की बेटी थी रुकैया बेगम। तो हिंदाल चूंकि हुमायूं के प्रति लॉयल रहा, उसके लिए लड़ा और मर गया, तो
एज एन ऑब्लिगेटरी या ऑब्लिगेशन, या हो सकता है इस संबंध को या हिंदाल के प्रति अपनी संवेदना या जो भी है ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए अकबर से रुकैया बेगम का शादी हुआ। रुकैया बेगम हिंदाल की बेटी थी और हुमायूं ने रुकैया बेगम से इसका विवाह करवाया। बाल्य विवाह था लेकिन विवाह हुआ। यहीं पर मिर्जा मोहम्मद हकीम, इसको याद रखिएगा क्योंकि मिर्जा मोहम्मद हकीम 1581 में अकबर के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व करेगा। मिर्जा मोहम्मद हकीम मंचुक बेगम से हुमायूं का बेटा था, दूसरा बेटा था। जब तो ये इसका प्रारंभिक जीवन हुआ। फिर जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि शेर शाह के परिवार के कमजोरी या शेर शाह के फैमिली पर हुमायूं नज़र रखे हुए था। जब आदिल शाह बना तो उसके बाद फिर भारत पर आक्रमण करने की तैयारी की गई और भारत पर जो सेना आक्रमण करने चल रही थी उसका औपचारिक नेतृत्व अकबर के नाम हुआ कि अकबर विल लीड द कैंपेन। तो श्रेय देना एक तो हिस्सा होता है उस सिस्टम का। जब सरहिंद पर हुमायूं की सेना ने विजय प्राप्त की तो क्रेडिट वाज गिवन टू अकबर कि अकबर के कारण हम लोग सरहिंद के लिए जीते, सरहिंद में विजय प्राप्त किए। एक बात देखना है कि सल्तनत काल में जो भी नंबर 2 आदमी होगा ही विल बी गवर्नर ऑफ बदायूं, है ना। मुगल काल में जो उत्तराधिकारी होगा ही विल बी गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब का गवर्नरशिप मिलने का मतलब होगा मुगल काल में कि अगला राजा वही है। इसी पीरियड में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और पंजाब का गवर्नर बनाया। तो दैट मीन कि यही आगे का राजा हो, है ना। इसी पीरियड में पंजाब में ही था अकबर जब हुमायूं सीढ़ियों से गिरा जनवरी में, और जनवरी में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं जब गिरा तो इस बात को छुपा कर रखा गया कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, क्योंकि अभी स्थिति टर्मोइल की थी। तुरंत ये लोग दिल्ली पर कब्जा किए थे। अफगान लोग भी ताक में थे कि कोई मौका मिले हम बाउंस बैक करें। तो जनरल खबर फैलाई गई कि हुमायूं जिंदा है, लेकिन हुमायूं मर गया था और तुरंत अकबर को सूचना दी गई कि जल्दी से जल्दी दिल्ली की तरफ मार्च करो। तब तक क्या हुआ कि हुमायूं की मृत्यु की खबर को छुपाने के लिए हुमायूं के चेहरे से मिलते जुलते एक आदमी को लाया गया जिसका नाम था मुल्ला बेकासी। मुल्ला बेकासी जो है आइडेंटिकल चेहरा था। तो क्या करते थे लोग कि मुल्ला बेकासी को लाद वाद करके झरोखा में ले गए और बेचारा वो ठीक था लेकिन दिखलाना था कि घायल है और हाथ ऐसे ऐसे हिला, ठीक है भाई ठीक है भाई, है ना, टू जस्ट इम्प्रेस अपॉन द पीपुल दैट हुमायूं इज अलाइव। लेकिन जब आज के ज़माने में इतना टाइट सब कुछ रहता है, केवल हमास का आक्रमण मोसाद को नहीं पता चला। यह बहुत ही आश्चर्य की बात रही, क्योंकि मोसाद विश्व के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस खुफिया एजेंसी है जो आदमी को लोकेट कर लेता है कि यहाँ और यहाँ पर बम गिरा देगा, है ना। लेकिन उसको भी पता नहीं चल पाया। तो हमास जो है लगता है कि बहुत ही फुल प्रूफ आक्रमण किया। तो फिर भी उस जमाने में ही धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और अकबर इज नॉट इन दिल्ली, है ना। इसी ताक में बैठा हुआ था हुमायूं है हेमू। और हेमू जो था अब यहाँ से जो सिचुएशन आता है उसमें बैरम खान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इतिहास में बैरम खान एक मुगलों के दोबारा दिल्ली पर कब्जा करने और हुमायूं को भी नई जिंदगी देने में बैरम खान का बड़ा योगदान है।
कन्नौज के युद्ध के ज़माने में बैरम खान हुमायूं से मिला, और फिर बाद में जब युद्ध में हार हो गया तो सभी बिखर गए। दोबारा भी बैरम खान मिला। बैरम खान जो था वो एक शिया था, वो सुन्नी नहीं है, वह शिया है, और मुगल लोग सुन्नी हैं। जब ज़रूरत होती है, इतिहास में ज़िंदगी में भी आदमी देखता है कि जब आपको ज़रूरत है तो बहुत सारे डिफरेंस ख़त्म हो जाते हैं, है ना। ज़रूरत ख़त्म हो जाने के बाद फिर से डिफरेंस पैदा हो जाता है। He was a Persian and a Shia. He started his life as a soldier in the services of Humayun. In 1540, 1540 में जब बिलग्रामी या कन्नौज का युद्ध हुआ तो दोनों सेपरेट हो गए। 1542 में 1542 में दोनों फिर से मिलते हैं अमरकोट में, यहाँ पर दोनों मिले। और यहाँ से आगे अपनी ता जिंदगी, द होल लाइफ, बैरम खान हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ द मुगल्स एंड ही रिमेन्ड लॉयल टू द मुगल्स हुमायूं एंड देन अकबर। तो पूरी जिंदगी वह मुगलों के प्रति लॉयल रहा। तो यह बैरम खान ही था जो हुमायूं को ईरान ले गया। ईरान के राजा शाह तहमस्प से कॉर्डियल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन बनवाया, उसकी भतीजी से इसका ब्याह करवाया, और ईरान के राजा को तैयार किया कि वह हुमायूं का साथ दे। ईरान के राजा ने 2 शर्तों पर साथ जरूर दिया, लेकिन ये सारा बैकग्राउंड बनाया हुआ बैरम खान का था कि हुमायूं अपने राज्य में शिया धर्मावलंबियों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, और जब कंधार पर कब्जा हो जाएगा तो कंधार विल बी रिटर्न टू ईरान। इन 2 शर्तों के साथ शाह तहमस्प ने, ईरान के राजा ने हुमायूं का साथ देने का प्रयास किया, और उसी की सहायता से इन लोगों ने काबुल पर कब्जा किया। काबुल पर कब्जा करने में भी बैरम खान ने अहम रोल प्ले किया, और दिल्ली पर भी जो अधिकार किया गया उस समय भी बैरम खान का रोल इम्पोर्टेंट था। इसलिए जब हुमायूं राजा पुनः बना तो उसने उसे वजीर और सेनापति नियुक्त किया। वजीर और सेनापति के रूप में ही बैरम खान अकबर के साथ रहा, और अकबर को, या एक तरह से अकबर का गुरु भी कहा जाता है बैरम खान को इस पीरियड में, क्योंकि अकबर को पढ़ाने का हर प्रयास फेल कर गया था। अकबर पढ़ा नहीं, बहुत सारे लोग उसको पढ़ाने में लगे, लेकिन अकबर ने कभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान न दिया। इसलिए ये भी एक अच्छा चीज़ है कि अनपढ़ होकर भी आगे जाने का रास्ता खुला होता है। जरूरी नहीं कि हम बहुत अच्छे से पढ़ें तभी आगे जाएंगे, बिना पढ़े भी आप आगे जा सकते हैं। अकबर इज एन एग्जाम्पल, है ना। अलाउद्दीन खिलजी वाज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि अनपढ़ है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का सबसे सफल सुल्तान में एक है। इसलिए समझना ये है कि पढ़ाई लिखाई का वैल्यू है, लेकिन इन लोगों ने इसको कहा है कि पढ़ाई लिखाई के बिना भी कुछ भी किया जा सकता है ना। चलिए, तो इस तरह से बैरम खान का रोल इनके जीवन में, मुगलों के जीवन में है। बैरम खान को जब सूचना मिली कि वो तो गुप्त सूचना मिल चुकी थी कि हुमायूं जाता रहा। बैरम खान सीजन पॉलिटिशियन था। बैरम खान ने पंजाब के कल्लौर में, ये लोग थे, देवर इन कल्लौर, पंजाब के कल्लौर में ही मेकशिफ्ट सिंहासन बनाया गया, और वहीं पर अकबर को अगला बादशाह घोषित कर दिया गया। क्योंकि बादशाह घोषित नहीं करने की स्थिति में कई लोग बादशाह बनने के लाइन में आते, तो बैरम खान ये सब चीज समझता था। 14 फरवरी 1556, 14 फरवरी 1556, बैरम खान declared Akbar as the next Badshah. The place is Kannauj
अब इधर क्या हुआ, इधर तो काम हो गया और इसको लग रहा था कि दिक्कत तो होना ही होना है। तारदी बेग वॉज इंचार्ज ऑफ दिल्ली। तारदी बेग को दिल्ली का इंचार्ज रखा गया था। तो हेमू जो है अफगानों का सेनापति था। हेमू हिंदू था। हेमू विक्रमजीत या विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। भारत के इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला अंतिम आदमी है। ये बहुत पहले के यूपीएससी के पीटी के इम्तिहान में आया हुआ है। He was the last man who took the title of विक्रमादित्य, हेमू ने। और हेमू को कैसे लोग स्वतंत्र राजा मानते हैं पता नहीं, वो तो सेनापति है। एंड ऑल्सो ही वॉज ए वेरी डायनेमिक कमांडर। हेमू रास्ता देख रहा था और हेमू ने तुरंत दिल्ली पर हमला किया। तारदी बेग दिल्ली छोड़कर भाग गया और हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, है ना। तो है तो सेनापति ही। इसकी खबर मिल गई बैरम खान। अब बैरम खान के पास जितनी सेना थी, बैरम खान ने उसको ऑर्गेनाइज किया। सेना को दो भागों में बांटा। देखिए, फरवरी महीना है और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वह 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को है। और ये सब बातें फरवरी में हो रही हैं। फरवरी और मार्च में बातें हो रही हैं। और पानीपत का दूसरा युद्ध है 5 नवंबर 1556। इससे क्या मतलब हुआ कि बैरम खान बहुत होशियार आदमी था। उसे पता था कि सिचुएशंस अनुकूल नहीं है। उसने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया और बहुत कॉशियसली दिल्ली की तरफ बढ़ा। हेमू कभी कभी आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा गड़बड़ी कर जाता है। इम्तिहान में भी होता है, क्वेश्चन देके मारे धड़ से और बाहर निकले तब क्वेश्चन पढ़े तो पता चले कि लो क्वेश्चन का मतलब अलग था, उत्तर तो गलती मार दिए। इसीलिए इम्तिहान में देखिए कि जो आदमी इम्तिहान से निकलता है तो हॉल से निकलेगा तो बोले 150 में 140 कोई नहीं काट रहे। हॉल के बाद स्टेशन पहुंचा, बोला कि लगता है कि 110 तक ही ठीक रहे। इसके बाद धीरे धीरे घर आया तो जैसे जैसे वह घर आता है वह घटता जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, जिसके कारण आप 10, 5, 7 क्वेश्चन गलती करके आते हैं। हेमू भी ओवर कॉन्फिडेंस में था। बोला कि अब इनका बाबू गया, अभी सबका क्या औकात है। हेमू ने पानीपत के मैदान में अपने युद्ध सामग्रियों को पहले ही सजा दिया कि आओ फरिया लेंगे और रिलैक्स हो गया। तो कभी भी दुश्मन को आसान नहीं समझना चाहिए, है ना। पीटी पास करके मेंस भी देने वाले पीटी पे फेल कर जाते हैं। पीटी रूपी दुश्मन को उनको लगता है कि आप एक बार पास करिए गए थे, अब पीटी छूटेगा। पता चला कि मेंस इंटरव्यू में फेल कर गए हैं, पीटीओ में फेल कर गए, है ना। ये सब होते रहता है, घटना दुर्घटना। तो इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि शिक्षा देवे कि समझिए, लेकिन आदमी तो थेथर टाइप का चीज होता है, टाइम पर कोई बात नहीं समझता है। तो कैसे चुटकुला नाच गाना बड़ा बढ़िया लगता है, कोई टीचर कूद कूद के पढ़ा रहा है, कोई गाना गा के, कोई डांस करते रहता है। अभी एक वीडियो देखे, अब बताइए हजारों के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और डांस कर रहा है। वो टीचर है, वो लड़के के साथ डांस कर रहे हैं, है ना। तो आज का पढ़ाई यही है और उसमें बहुत आनंदित होते हैं लोग। लड़कों को भी अच्छा लगता है, तब नहीं सब हो रहा है। और जब फेल होता है तो बोलते हैं कि बीपीएससी में बेईमानी हो गया। इम्तिहान देने जाता है तो बोलते हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चन बीपीएससी में आ गए। अरे भाई, आपको बोला था कि लॉलीपॉप सवाल देंगे या हम 5वां क्लास से उठा के दे देंगे, आप बना के ऐसी हंसते खेलते आ जाइएगा। इम्तिहान है भाई, जहाँ आईआईटी, मेडिकल, जेएनयू, डीयू, देश के अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़े लोग इम्तिहान दे रहे हैं और वहाँ आप नाच गा के नचनिया गवनिया और मस्खरों से पढ़ के जाके आप हम कमीशन कर देंगे, है ना।
तो कीजिए, अच्छा है। तो इसीलिए दोनों बात एक साथ नहीं हो सकता। तो हेमू वॉज वेरी मच रिलैक्स्ड, ओवर कॉन्फिडेंट। जब बैरम खान पानीपत के मैदान में पहुंचा तो हेमू का बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन अनगार्डेड था। तो बैरम खान ने पहले उस पर कब्जा कर लिया, तो स्ट्रेटेजिक डिफीट तो पहला आपका वहीं पर हो गया। और तब जब लड़ाई हुआ तो फिर भी, हालांकि लड़ाई जब हुआ तो हेमू वॉज ऑलमोस्ट विक्टोरियस, जीत ही गया था युद्ध। और संसार में, इतिहास में बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंटल हुआ है। तो एक्सीडेंटल हवा में ऑफ कोर्स नहीं होता है। आप तुक्का भी कभी मारते हैं तो जो 100 बनाएगा उसी का ना एक वो दो तुक्का सही बनेगा। बोलेगा कि हम 0 बना के तुक्के मार के हम 100 पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो। लड़ाई तो जमकर हुई, जीत रहा था हेमू, लेकिन तभी एक तीर उसके आंख में लग गई। तो तीर होता है, आंख में लगा, बेचारा बेहोश अगर गिर गया। भारत की सेना हमेशा से मर्सेनरी रही है। वह युद्ध लड़ती है लेकिन अपने सेनापति की झंडा को देखते रहती थी, क्योंकि वही सैलरी देवेगा। क्योंकि राष्ट्र की सेना नहीं होती थी, व्यक्ति की सेना होती थी। तो व्यक्ति जिंदा है तभी ना सैलरी देगा, वही पहचान रहा है आपको। जैसे ही हेमू का झंडा गिरा वैसे ही सेना में भगदड़ मच गया। जीता हुआ युद्ध ये लोग हार गए। और जब भगदड़ मची तो एक भागा तो सब भागा। बचपन में कहानी, वो जो भागता हुआ जानवर पैर में बाल्टी की और रस्सी जो लग गया था, सभी भागने लगे। तो इसी तरह से ये जो युद्ध है इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट एक्सीडेंटल रिजल्ट का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग घटना की है। अगर ये युद्ध न जीते होते मुगल तो अकबर न हुआ होता, तो मुगल साम्राज्य न हुआ होता। लेकिन इतना बड़ा चीज ये एक्सीडेंटल है इतिहास का। इसीलिए कर्म तो हाईएस्ट लेवल का कीजिए, जब कर्म किए रहिएगा तो भी एक्सीडेंटल फायदा तभी होगा, है ना। तो इसीलिए पानीपत के दूसरे युद्ध का फैसला इट इज प्योरली एक्सीडेंटल और इतिहास बदलने वाला हो। जब हेमू गिर गया तो उसके बाद बैरम खान तो विक्टोरियस हुआ। अच्छा, एक बार और बताना भूल गए, जब बैरम खान पानीपत के मैदान में आया तो उसने अपनी सेना को 2 भाग में बांट दिया था। वह भी श्योर नहीं था कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। तो सेना का एक हिस्सा बहुत पीछे छोड़ दिया और उसने कहा कि अगर हम युद्ध हार गए तो अकबर को लेके तू लोग भाग जाना काबुल, जीत गए तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बैरम खान का जो एक्सपीरियंस था उसके अनुसार उसने फैसला किया और जीत गया। तो हेमू बेहोश था। कहा जाता है, उसमें सही हो झूठ हो गलत हो जो हो, कि हेमू को लेकर बैरम खान अकबर के पास पहुंचा और उसने कहा कि देखिए यही है, इसको मारिए, जरा गर्दन काट दीजिए। अब कहा जाता है कि अकबर ने कहा कि अनकॉन्शियस आदमी के पर हम तलवार नहीं चलाएंगे। बैरम खान ने कहा कि थोड़ा भोंक दीजिए, मतलब फॉर्मेलिटी कर दीजिए, हम तो उधर जाके गर्दन काट ही देंगे। तो अकबर ने थोड़ा सा भोंक दिया, फॉर्मेलिटी कर दिया कि हम खून बहा दिया। बैरम खान ने जाकर उधर मार दिया। इस तरह से पानीपत के दूसरे युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली में वास्तव में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर ये युद्ध न जीते होते मुगल तो 1526 के पानीपत के मैदान के युद्ध का वो वैल्यू इतिहास में न हुआ होता और बाबर और हुमायूं इतिहास के पन्नों में सिमट कर ही रह गए होते। मुगल काल पर इतनी किताबें, इतना मेहनत, इतना रिसर्च, इतना काम न हुआ होता। लेकिन ये इतिहास है और मेकिंग और अनमेकिंग ऑफ हिस्ट्री ऐसे ही होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि बैरम खान या पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1556 है, नवंबर 1556। अकबर पैदा हुआ 1542। तो 10 और
416 14 साल का लगभग उम्र था और वो भारत का बादशाह 14 साल में हो गया। आपको वोटिंग राइट भी 14 साल में नहीं है और वो अकबर भारत का बादशाह हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद। लेकिन बैरम खान वाज देयर, तो देयर इज अ पीरियड ऑफ रीजेंसी। अब जो है देखिए, बैरम खान को बाबा बोलता था और बैरम खान के प्रति अकबर में बहुत सारा रेस्पेक्ट था, क्योंकि अकबर ने देखा था कि हाउ बैरम खान हैज रेस्क्यूड द फैमिली। इसलिए बैरम खान के सामने अकबर जनरली जवाब भी नहीं दिया करता था और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट बैरम खान का था। और मुगलों ने भी रेस्पेक्ट दिया सुन्नी होने के बावजूद, क्योंकि सुन्नियों को बचा रहा था एक शिया। तो उस समय शिया सुन्नी का झगड़ा ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि बैरम खान के कारण उनकी स्थिति भारत में दोबारा स्थापित हो रही थी। क्योंकि इस संसार में हर आदमी मतलबी होता है, तो वही मतलबी है। तो बैरम खान से अभी काम था। बैरम खान का रीजेंसी पीरियड 1556 से 1560 है। बैरम खान चार साल में, हालांकि चारों साल नहीं, लेकिन इसके अधिकांश टाइम में जो बैरम खान चाहेगा वही होगा। अब इसको लोग बैरम खान के एम्बिशन से भी जोड़ कर देखते हैं, लेकिन बैरम खान जो इतना कर रहा था 1542 से इन लोगों को, तो ये भी हो सकता है कि बचपन से बैरम खान ने अकबर को देखा था और बच्चे की तरह ट्रीट करता था। तो अगर फादरली ट्रीटमेंट होता है तो बाप का बच्चा के बड़ा हो जाने के बावजूद भी बच्चा को बड़ा नहीं मानता। अगर पिता आपके हैं तो बड़े होने के बावजूद अगर सड़क पर जाइएगा तो बोले ठीक से जाना, ठीक से आना, टाइम से चला आना, है ना। ये फादरली ट्रीटमेंट होता है। और पिता अपने सामने बच्चे को जल्दी बड़ा समझता नहीं। हो सकता है दिस वन द सेम थिंग वुड हैव हैपेंड इन रिलेशन विथ बैरम खान एंड अकबर। और प्रोटेक्टिव रहा होगा बैरम खान, इसलिए लगता होगा कि वो क्या डिसीजन लेगा, जो डिसीजन हमको लेना है, इसलिए ऑल पावरफुल रहा। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली में मुगलों की सत्ता मजबूत हुई, बैरम खान की ज़रूरत कम हुई, बैरम खान के दुश्मन आ गए और तब उन्हें लगा कि शिया वाई और शिया इज कंट्रोलिंग अ सुन्नी बादशाह, है ना। तो आदमी तो पैदाइशी क्या बोलते उसको, हाँ, नमक हराम भी होता है और मतलबी होता है ना। अब हम पढ़ते हैं कि जो बैरम खान का 1556 से 60 का पीरियड है, इसमें भी 4 फेज बढ़ता है। एक है जनवरी 1556 से अक्टूबर 1556, फ्रॉम एक्सेशन टू बिफोर बैटल ऑफ पानीपत। अकबर को राज्याभिषेक करने से लेकर पानीपत के पहले युद्ध के बाद इस पीरियड में सभी ने माना कि बैरम खान ही अकबर के रीजेंट है, बैरम खान ही अकबर का प्रोटेक्टेड है, अनडिस्प्यूटेड। बैरम खान सुपरिटी वाज रेनिंग एवरीवेयर, एवरीबॉडी जस्ट टू एक्सेप्ट कि बैरम खान है तभी दुनिया है हम लोगों का। तो इस समय एब्सोल्यूट हाइट पर है बैरम खान, है ना, नोबडी इज क्वेश्चनिंग। दूसरा है फ्रॉम द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टू द अराइवल ऑफ रॉयल लेडीज फ्रॉम काबुल। जब युद्ध हो जाता है 1556 का नवंबर का, अकबर दिल्ली में स्टेशन हो जाता है। इसकी माँ और धाई माँ का बड़ा योगदान है। महम अनगा, है ना, सीरियल में भी देखे हुए हैं।
महामनगा जो है ये इसकी पोसने वाली माँ है। और अकबर बाय नेचर ऑब्लिगेटरी था, ह्यूमन बीइंग था वो, इसीलिए महामनगा का भी बहुत आदर सम्मान करता था, है ना। इस पीरियड में हमीदा बानो बेगम और महामनगा काबुल से सभी लोग दिल्ली आते हैं। लेकिन इस पीरियड में बैरम खान का एब्सोल्यूट कंट्रोल रहता है। अपॉइंटमेंट, रिमूवल या किसको किस पद पर बैठाना है, कहाँ भेजना है, इस सब का फैसला बैरम खान करेगा। और इसी में षड्यंत्र शुरू होता है। इस पीरियड में महामनगा बैरम खान से जेलस होती है, क्योंकि एवरी डिसीजन इज टेकन बाय बैरम खान, और बैरम खान के निर्णय को काटने का औकात हिम्मत किसी की नहीं रहती। इवन अकबर भी अगर किसी को कहता है कि यहाँ इसको अपॉइंट किया जाए तो बैरम खान उसकी बात नहीं मानता है। और दरबार में बहुत सारे सिया अधिकारियों को रखा जाता है। लोग अकबर का कान भरने लगते हैं कि दरबार में सियाओं का इतना जमावड़ा, बैरम खान अपना गुट तैयार कर रहा है दरबार में, और गुट तैयार करने का मतलब अगला खतरा कि आपको मार कर राजा बन जाएगा, यही संदेशा देना था। तो बार बार इस तरह की घटनाएं होने लगी। इवन कहा जाता है कि हमीदा बानो बेगम जो नहीं, क्या नाम था उसका, बैरम खान की वाइफ का सलीमा बानो बेगम। सलीमा बानो बेगम की शादी होनी थी अकबर से ही, लेकिन बैरम खान बोला कि हम ब्याह करेंगे। मतलब अकबर की बातों को, अकबर के सजेशंस को बैरम खान सीधे रिजेक्ट कर देता था। लोग यह भी कहते हैं कि उसके पॉकेट खर्च का भी पैसा तरीके से नहीं मिलता था। तो कई बार कई कारण एक साथ जमा होते हैं और जो उजाले को भी अंधेरा बना देते हैं। लोगों ने दरबार के अंदर में बहुत सारे मस्करों का या उस तरह के लोगों का जुटान हो गया, जो लोग बार बार बैरम खान के खिलाफ अकबर का कान भरने लगे। और महामनगा ही गई थी। हमीदा बानो बेगम हालांकि वैसा आदमी नहीं थी, लेकिन महामनगा उसी तरह की महिला थी, और उस षड्यंत्र में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। बाय 59 इन्फ्लुएंस एंड पावर ऑफ बैरम खान डिक्लाइन, धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, है ना। और अकबर धीरे धीरे इंटरफेयर करने लगा, या महामनगा की बातें भी चलने लगी। और महामनगा का नालायक बेटा था आदम खान, है ना। इसी तरह की कुछ घटनाएं घटी, और अंतिम फेज में बैरम खान ने प्रयास किया कि अपने जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, शुड रिगेन द पावर एंड कंट्रोल। लेकिन अब बातें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे अकबर कन्विंस्ड हो चुका था कि बैरम खान की पकड़ से उसको बाहर निकलना है। अकबर पढ़ा लिखा भले नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल पढ़ाई उसकी सबसे अधिक हुई थी, और उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सीखा था। लेकिन कितना भी बड़ा आदमी होता है, वह मस्खरों से और चमचों से जब भिड़ जाता है तो उसकी क्वालिटी, स्वाभाविक डिसीजन मेकिंग भी प्रभावित होती है। अकबर के साथ यहाँ वही हुआ। अकबर फेस टू फेस बैरम खान को कुछ नहीं कह सकता था। अकबर ने बैरम खान को चिट्ठी लिखा कि बाबा आपने बहुत सेवा की, अब इसके बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं बताइए। तो हटाने की बात नहीं कहेगी, कहाँ जाना चाहते हैं बताइए। बैरम खान कोई मामूली आदमी था नहीं था, राइटिंग ऑन द वॉल समझ गया। और जो ऑल पावरफुल आज के बेशरम नेता होते हैं, केंद्र में मंत्री बनने के बाद राज्यों में बन जाते हैं, बैरम खान को लगा जो ऑल पावरफुल रहा जो गवर्नरों को मिनटों में इधर से उधर और उसके सामने लोग जी हजूरी किया करते थे, तो वो कहाँ जाएगा, वो किसके अधीन जाएगा।
बोले कि नहीं बेटा बहुत हुआ, अब हमको मक्का जाना है। सीधे सरेंडर कर दिया। जब बैरम खान ने सीधे सरेंडर कर दिया तो जो लोग अकबर का कान भरे थे कि ये तो बहुत षड्यंत्र कर रहा है, उनको लगा कि सरेंडर कैसे कर दिया, जरूर इसमें भी कोई चाल है। फिर भी अकबर को लगा कि हो सकता है चाल हो। बैरम खान ने कहा कि ठीक है, उस समय गुजरात से ही लोग मक्का जाते थे, सूरत से गल्फ ऑफ कैम्बे होते हुए। तो जब चला बैरम खान तो इन षड्यंत्रकारियों के कहने पर अकबर ने उनके पीछे एक सेना लगा दी कि देखते जाओ कहीं रास्ते में तो षड्यंत्र करके विद्रोह नहीं करेंगे। जब उसके पीछे जासूसी करने के लिए और गार्ड करने के लिए सेना भेजी गई तो बैरम खान का भी जो सहन शक्ति है जवाब दे गया कि जिसके खानदान को एक्सटिंक्शन से बचाया, रिवाइव करवाया, रीइंस्टेट करवाया, वह आदमी हम पर इतना संदेह कर रहा है। तो एज ए रिएक्शन ही रिएक्टेड, और तब जाके बैरम खान ने विद्रोह किया। लेकिन जब जिसका सूरज ढलता है, जिन लोगों को बैरम खान ने जीरो से हीरो बनाया, बड़े बड़े पद दिए, सभी लोगों ने बैरम खान का साथ छोड़ दिया। बैरम खान गिरफ्तार हुआ, बेरियों में जकड़ कर बैरम खान को अकबर के सामने लाया गया। लेकिन व्यक्तित्व होता है। बैरम खान को सामने देखते ही अकबर के सारे होश उड़ गए, मतलब सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन तो रहेगा ही। अकबर ने तुरंत ऑर्डर दिया कि जल्दी से बाबा को ये सब करो, नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और मेरे पास लाओ। बैरम खान जब आया तो अकबर ने उसे अपने बगल में बैठाया, तो ये बहुत बड़ा सम्मान था। और फिर कहा कि कहिए बाबा क्या कहेगा। बैरम खान ने कहा कि हमको सुरक्षित गुजरात भिजवा दो, यही मेरे लिए काफ़ी। लेकिन बैरम खान की किस्मत में मक्का जाना नहीं लिखा था। गुजरात में उसकी एक अफगान ने हत्या कर दी और बैरम खान का इतिहास वहाँ से खत्म होता है। बैरम खान एक लोगों से निकला और दूसरे लोगों के बीच में फंस गया। 1560 से 62 का समय जो है ये महल की महिलाओं का प्रभाव कहलाता है। (1560 से 62) इसमें हमीदा बानो बेगम है, महामनगा है, हीर मोहम्मद है, बेसिकली 3 आदमी और भी कुछ लोग थे। तो ये जो पीरियड है महल की महिलाओं का पीरियड है, इसमें सबसे पावरफुल बनती है महामनगा। इसका बेटा है आजम खान। आजम खान एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अकबर के साथ खेला बड़ा। इसकी मां ने अकबर को पाला पोसा, तो ये अपने आप को अकबर से कम नहीं समझता था। इसको लगता था कि हम अकबरे हैं, और अकबर सम्मान देता था क्योंकि महामनगा का बेटा था। तो आदमी में यही सबसे दुर्गति वाली चीज होती है कि अगर आपको कोई सम्मान देता है तो उसके द्वारा दिए गए सम्मान को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मिसयूज करने लगते हैं। आपको लगता है कि नहीं तो हम इसी लायक है हैं। आजम खान ने भी यही किया। और महामनगा की कोई नीति थी या नहीं थी इस तरह की कि
अपने बेटा को प्रमोट करके कहा क्या, क्योंकि सिनेमा वगैरह जो बनता है उस समय बहुत सारा चीज़ अनवांटेड चीज, चूँकि इंटरेस्टिंग बनाना होता है तो नॉन हिस्टोरिकल बातों को भी लोग शामिल कर देते हैं। तो उन सारे सिनेमा में दिखाया जाता है कि महामनगा चाह रही थी कि हाँ किसी तरह से अकबर को रास्ते से हटाएं और अपने बेटा को सुल्तान बने। हालांकि इतिहास में इस तरह के बहुत सारे प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों के बस की चीज़ नहीं थी, और होता भी तो इस तरह का संभावना वहाँ नहीं था। लेकिन ये बात जरूर है कि अधम खान एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में डेवलप हो गए। मालवा में जब अभियान हुआ तो बाज बहादुर को हराया गया था, बाज बहादुर भाग गया, तो अधम खान को मालवा का इंचार्ज बनाया गया था। अधम खान ने मालवा में बहुत मनमानी किया, बहुत सारे हिंदुओं की हत्या की, टैक्स कलेक्शन बहुत बेदर्दी से किया, और मुगल दरबार में हिसाब किताब ठीक से नहीं भेजा। जब अकबर को इसकी सूचना मिली तो अकबर बहुत नाराज हुआ, लेकिन महम अनगा ने अधम खान के बिहाफ पर अकबर से क्षमा याचना किया, और फिर यह कहा कि आगे से इस तरह की गलती अधम खान नहीं करेगा। लेकिन वह कुत्ते की पूंछ की तरह था, सुधरने वाला पार्टी नहीं था। माफ़ी हो गई और उसकी माँ, उसको लगता था कि उसकी शील्ड है माँ, वह अपना मनमानी जारी रखा। उसे फिर से दरबार में हिसाब किताब देने के लिए बुलाया गया, और अकबर का रिश्तेदार ही था अतका खान, वही फाइनेंस देखता था। अतका खान तो जब इसके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पकड़ी गई तो अतका खान पर बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वो तो अपने आप को उतना पावरफुल मानता था कि अतका खान की क्या होगा, और अतका खान पर उसने तलवार चला दी। अतका खान की मृत्यु हो गई और पूरे महल में हंगामा मच गया, सभी लोग इधर उधर भागने लगे। उस समय अकबर आराम कर रहा था, और जब हंगामा हुआ तो अकबर भी अपने सैन्य कक्ष से बाहर निकला, देख रहा है कि तलवार लिए घूम रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो अकबर भी थोड़ा वेल बिल्ड आदमी था, उसने अधम खान को पकड़ा कसकर। तो जैसे ही अकबर ने अधम खान को पकड़ा, सारे दरबारी आ गए और अधम खान पकड़ लिया गया चारों तरफ से। अकबर मानसिक तौर पर बहुत ही निरंकुश आदमी था, और उसको लगा कि इसकी औकात अब इट हैज क्रॉस ऑल द लिमिट्स। अकबर ने कहा कि इसे हाथ पर बांधो और छत पर ले जाओ और छत से नीचे फेंक दो। ये सिनेमा में भी है, जोधा अकबर वाले में, लोग इसको छत पर ले गए, उठाकर फेंक दिया छत से नीचे, कि नहीं मरा पहला बार में। जाके देखा सब कि मरा है कि नहीं, कहा कि ना मरा, मतलब फिर लो फिर फेंको, इस बार ऐसा फेंकोगे श्योर शॉट मरेंगे। दोबारा फेंक दिया, अधम खान मर गया, और इसने महामनगा को चिट्ठी लिख दिया कि इस तरह की गलती की और हमने ऐसा किया है, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। महामनगा जी ने खाट पकड़ा तो सीधे ऊपर जाने के समय ही खाट छोड़ा, क्योंकि बेटा बदमाश हो या कुछ भी हो, माँ के लिए अजीज होता है अपना बेटा। इसलिए 1562 में घटना हुई, और यहाँ से अकबर सभी बाहरी दबावों से मुक्त होकर अब बादशाह के रूप में एक्ट करें। फ्रॉम 1562 टू ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो इस तरह से अकबर अब जाके राजनीति में वयस्क हुआ, एडल्ट हुआ, और सब कुछ संभालने की स्थिति में। तो 12-8-20 साल का अकबर, फुल फ्लेजेड विथ ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड, अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभवों से युक्त अकबर अब यहाँ भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में चलता है। अकबर ने बैरम खान के बेटे
पहले तो हमीदा बानो बेगम को ही अपनी पत्नी घोषित किया, नॉट फॉर एनीथिंग बट टू गिव द स्टेचर इन द रॉयल फैमिली, क्योंकि वह बैरम खान के कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करता था, वह जानता था। और सलीमा बानो बेगम ने जहांगीर को अपने बेटे की तरह पाला। अकबर ने बैरम खान के बेटे कौन थे? रहीम खाना रहीम को अपने बेटे की तरह रखा, हाईएस्ट पोजीशन दिया। मुगल राज में खान एक खाना उपाधि होती है जो एक बार में एक ही आदमी को मिलता है, और रहीम को लगातार वो उपाधि मिली रही। रहीम वॉज गिवन ऑल द रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज एंड द पोस्ट इन द मुगल हायरार्की। तो अकबर ने भी जिन लोगों ने अकबर को कुछ किया, अकबर ने भी उनको किया। ये व्यक्तित्व का एक बहुत ही पॉजिटिव पक्ष होता है। तो हमीदा बानो बेगम को ऑलवेज रॉयल हरम में सबसे ऊंचा दर्जा मिला। जब भी कंसल्टेशन या कुछ भी बात होती थी, अकबर सलीमा बानो बेगम से जरूर कंसल्ट किया करता था, है ना। और सभी लोग दरबार में सलीमा बानो बेगम का रिस्पेक्ट